Hello students, welcome to ATP Star. Today we are going to discuss a new chapter that is your sectors of the Indian economy. इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी. इस चैप्टर में बेसिकली हम जो पढ़ने वाले हैं वो इंडियन इकोनॉमी का जो डिवीजन है इन टर्म्स ऑफ द सेक्टर्स वो किस तरीके से है. Already we have discussed this chapter in the previous class. In your 9th class we have already discussed this, but यहाँ पे उसका थोड़ा सा और एक advanced version हम इस chapter में देखने वाले हैं. तो अगर हम sectors की बात करें तो easily अगर हम economic sectors of the country की बात कर रहे हैं तो it is divided into 3 important parts that you know, the primary, the secondary and the tertiary one. इतना तक तो हमने हमारी previous classes में पढ़ा है. और इसको अगर हम थोड़ा सा आगे लेके चलें तो क्या हमें पता है कि ये जो चैप्टर, ये जो सेक्टर्स हैं हमारे वो एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है. दैट मीन्स इफ एक सेक्टर को अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है या ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो ऑल द अदर 2 सेक्टर्स विल बी गेटिंग द प्रॉफिट इक्वली, मतलब इंटरडिपेंडेंसी है. वहीं अगर एक सेक्टर काम नहीं कर रहा है, कुछ उसमें लैक हो रहा है, कोई भी चीज़ों की रीजंस हो सकते हैं, तो अदर 2 सेक्टर्स विल बी ऑल्सो गोइंग टू गेट इफेक्टेड. सो बेसिकली हम जो देखने वाले हैं वो इन 3 सेक्टर से ही रिलेटेड हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. फर्स्ट थिंग जो है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? वो एक्टिविटी जो इन रिटर्न गिविंग अस दी मनी, क्या दे रही है हमें? पैसा. तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी विथ विच वी आर गेटिंग द मनी इन रिटर्न इज नोन टू बी एज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अब ये कोई सी भी तरीके से डिफाइन हम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये व्हेन रिसोर्सेज सच एज कैपिटल, गुड्स, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक or intermediary products are combined to produce specific goods or services. यहाँ पर जब कोई भी रॉ मटेरियल एक पर्टिकुलर गुड हमें प्रोवाइड कर रहा है एंड विद दैट गुड्स एंड सर्विसेज यू आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली. सो हेयर दीज ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द एंड प्रोडक्ट का जो भी प्रोसेस है उसको हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उससे हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है क्योंकि उससे हमें हमारा रेवेन्यू मिल रहा है. तो यहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज जो हमें इन रिटर्न इज गोइंग टू गिव अस द मनी, दैट एक्टिविटी इज नोन टू बी एज द इकोनॉमिक एक्टिविटी. नाउ फर्दर दिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स. One is your primary, second is your secondary and third is your टर्शरी एक्टिविटी. इन 3 पार्ट्स में हमारे जो इंडियन इकोनॉमी है उसका डिवीजन किया गया है. प्राइमरी सेक्टर ऑल्सो नोन एज द एग्रीकल्चर सेक्टर, और पहला सेक्टर ऐसा है जिसकी वजह से ऑल अदर 2 सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑल्सो. दैट्स वाई दिस सेक्टर इज नोन टू बी एज द प्राइमरी सेक्टर विच इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर. नेक्स्ट हमारा जो आता है सेकेंडरी, बिकॉज इट इज कमिंग ऑन द सेकेंड पोजीशन ऑल्सो इट इज नोन एज द सेकेंडरी वन. प्लस यहाँ पर जो भी रॉ मटेरियल हमारे पास है उससे जो भी प्रोसेस के थ्रू हमें एक हमारा एंड प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन टू बी एज द मैन्युफैक्चरिंग वन. तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज होती हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द एंड प्रोडक्ट, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज योर सेकेंडरी एक्टिविटी. तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? ये सारी की सारी चीजें किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू द इंडस्ट्री, चाहे वो कोई भी हो. ठीक है, तो ये हमारा कौन सा सेक्टर हो गया? सेकेंडरी सेक्टर. नाउ हेयर द सेक्टर विच इज नॉट गिवन. अब यहाँ पे पहले 2 सेक्टर्स में तो हमने क्या देखा था कि दीज 2 सेक्टर्स आर गिविंग अस समथिंग, किसी से कुछ बन रहा है तब जाके हमें हमारा एक एंड प्रोडक्ट मिल रहा है. तो इन 2 सेक्टर से हम कुछ बना रहे थे और हमें कुछ मिल रहा था. यहाँ पर जो तीसरा सेक्टर है हमारा, हेयर यू आर नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग और गेटिंग एनीथिंग, यू आर टोटली गेटिंग दी सर्विसेज. ठीक है,
So here totally you are getting the services. जहाँ पर हमें services provide हो रही हैं, that means that particular यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, अपनी कोई भी वो services दे रहा है. For example, if you are going to the school, तो वहाँ पर school में the teacher is giving his or her services so that you can be educated. ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, services. If we are having some kind of fever or toothache or anything, तो हम किसको विजिट करते हैं, डॉक्टर के पास. हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर वहाँ पे हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा. विद दैट सर्विसेज यू आर गोइंग टू गेट समथिंग. तुम मेडिसिन लोगे अकॉर्डिंगली, जहाँ भी तुम्हें किसी भी तरीके का पेन है या कुछ भी है, वॉट एवर रिलेटेड इश्यूज यू आर हैविंग अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ. When you are going to the school also, तो यहाँ पर you are going by the auto. That auto driver is giving you the services. In return, he is going to take the money from you. So here he has provided you the services of transporting you from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह हमें वो लेके गए, चाहे वो स्कूल ही क्यों ना लेके गए. तो here in this sector प्रॉपरली जो डिपेंडेंसी है वो किसकी है, सर्विसेज की. द एक्टिविटीज विच आर जनरेटिंग व्हाट, दी सर्विसेज. सो हियर द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स एंड दीज 3 पार्ट्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑल्सो. वन इज डिपेंडेंट ऑन अदर इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट वन, और ऐसा ही यहाँ पर जो है सिनेरियो और यू कैन से द साइकिल गोज ऑन. ठीक है, सो हियर अब ये जो सेक्टर्स हैं वो कैसे हैं, प्राइमरी सेक्टर में ऑल दी जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं यहाँ पर हमें नेचुरल गुड्स मिल रहे हैं. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर ही हो गया, सबसे बेस्ट एग्जांपल तो एग्रीकल्चर है. फार्मिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हो गई, प्लस योर कोल एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें हमें नेचुरली ऑकरिंग है, बस हमें उसको क्या देना होता है, एक पर्टिकुलर शेप देना होता है, और उस पर्टिकुलर शेप देने को हम क्या बोलते हैं, दी मैन्युफैक्चरिंग. सो सेकेंड कम्स योर व्हाट, दी मैन्युफैक्चरिंग. फॉर एग्जाम्पल from the cotton you are going to get n number of things, like the men will be getting the shirts, the ladies will be getting the t-shirts or the sarees or suits, anything. ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकेंडरी सेक्टर है वो क्या है, कोई भी रॉ मटेरियल से हमें जो सेकेंड प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, दैट प्रोडक्ट इज नोन टू बी एज द मैन्युफैक्चरिंग वन. एंड द थर्ड वन, all the services which we are getting. For example, the telephones, the farmers जो यहाँ से सेल करके चीज़ें हमारे तक पहुँचाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हमने क्या देखी, दिस इज व्हाट द ऑफ द इंडियन सेक्टर एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स विच आर इंटरडिपेंडेंट. अब फर्दर, अब जो है ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से डिवाइडेड है. अब जो हम देखेंगे कि और इसका फर्दर डिवीजन कैसा है. पहला तो हमने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी वन. ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, यहाँ पर मेन दूसरी चीज क्या आती है, एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस. ये एक अलग थिंग है और ये जो है ये अलग है. अब एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के हिसाब से जो सेक्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, वो किस तरीके से डिवाइडेड है, मेनली इन दी 2 पार्ट्स, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड. गॉट इट. पहला कौन सा था, ये तो हमारा पूरा का पूरा सेक्टर है. अब दूसरा है, अगर हम एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे देखेंगे तो दूसरा जो पार्ट है हमारा, वो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, विच वन इज द ऑर्गेनाइज्ड एंड अदर इज द अनऑर्गेनाइज्ड वन. On the basis of ownership also, the Indian economy, or you can say the sectors of the Indian economy is divided. That is the public and the private one. ठीक है, तो यहाँ पर फर्दर थिंग्स हम अब मूव करते हैं, तो इस तरीके से डिवीजन और है. जो पहली चीज अब हम देखने वाले हैं, हाउ डू वी काउंट द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर. अब जो है, हम जो पूरा का पूरा हमारा जो प्रोडक्शन है उसको हम किस तरीके से काउंट करते हैं. टोटल प्रोडक्शन का मतलब ये नहीं है कि एक कोई सा प्रोडक्शन है, ओवरऑल इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका जो पूरा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है वो कितना आता है. The values of goods and services are used rather than adding up the actual numbers. जो भी हमारी वैल्यू है गुड्स की या किसी भी सर्विसेज की, आर यूज्ड रादर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर्स. उन सिर्फ और सिर्फ उनकी ही गुड्स की वैल्यू को ऐड करते हैं.
the value of goods and services in the three sectors are calculated and then added up. पूरे के पूरे तीन सेक्टर्स दैट इज योर प्राइमरी, योर सेकेंडरी एंड द टर्शरी सेक्टर के जितने भी ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पास आ रही हैं उनको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं एक साथ और फिर ऐड करते हैं. Not every good or services that is produced and sold needs to be counted. हर नहीं, एक पूरा का पूरा प्राइमरी सेक्टर से इतना कैलकुलेशन आया है, टर्शरी से इतना आया है, सेकेंडरी से इतना आया है, उन तीनों को ऐड करके हम सम अप करेंगे. ये नहीं कि एक गुड को निकाल रहे हैं उसकी चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसा कैलकुलेशन नहीं होता है. It makes sense only to include the final goods and services. The value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आता है हर साल में हर सेक्टर से, यहाँ पर उसका पूरा का पूरा टोटल प्रोडक्शन उस पर्टिकुलर सेक्टर का निकाला जाता है. And the sum of production of the three sectors gives what is called the GDP of a country. इससे हमारे जो तीनों सेक्टर्स का कैलकुलेशन आता है, सिंपल टर्म्स में अगर हम देखें तीनों सेक्टर्स की कॉस्टिंग निकाली, कॉस्टिंग निकालने के बाद जितना भी कैलकुलेशन आ रहा है उस पूरे के पूरे कैलकुलेशन को प्रीवियस ईयर से मैच किया जाता है. प्रीवियस ईयर से ज़्यादा है दैट मीन्स हमारी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो क्या है, बढ़ा है. ठीक है, इन इंडिया मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री. और ये काम कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ये काम करती है टोटल प्रोडक्शन पूरा का पूरा इंडिया का डिफरेंट सेक्टर से कैलकुलेट करने का. ठीक है, अब क्या क्या चेंजेस आए हैं हिस्टोरिकली अगर हम देखें इन दीज सेक्टर्स. एंड इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर was the most important sector of the economic activity. अगर हम शुरू से देखें तो जो प्राइमरी सेक्टर रहा है उसको हमेशा से ही एक इनिशियल, ऑब्वियसली इनिशियल दैट मीन्स द फर्स्ट सेक्टर, पहला इनिशिएट ही उसी से किया गया था, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द प्राइमरी सेक्टर. Over a long time, more than 100 years, and especially because new methods of manufacturing were introduced, factories came up and started expanding. तो धीरे धीरे with the pace of the industrialization, when this kind of things started happening, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी क्या होने लग गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी आगे बढ़ने लग गए, मतलब उसमें इनकम जनरेट होने लग गई क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्रीज सेट होने लग गई थी. जब फैक्ट्री सेट होने लग गई तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क्स रिलेटेड टू द प्राइमरी एक्टिविटीज और दी सेक्टर्स यहाँ पे काम और बढ़ा दिया गया. पहले दिस इज टोटली बेस्ड ऑन द ह्यूमन ओनली कि ह्यूमन किस तरीके से करेगा. लाइक इनिशियली जब हम प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर की बात करें तो लोग मॉडर्न मेथड्स नहीं थे उस समय, अपने एंशिएंट मेथड्स के थ्रू ही वो सारी चीज़ों को कैलकुलेशन करते थे, चाहे वो एग्रीकल्चर ही क्यों ना हो. काऊ के साथ अब पूरी प्लगिंग करेंगे तो धीरे से प्लगिंग को किसने ले लिया, ट्रैक्टर्स ने ले लिया. हार्वेस्ट करेंगे धीरे से उसका काम भी किसी ने ले लिया. पूरे के पूरे जगह पर सींचते खुद थे, मतलब खुद ही सिंचाई करते थे हर जगह, तो वो धीरे से ट्यूबवेल्स और इन सब ने अपने मशीन्स के थ्रू काम ले लिया. तो जैसे जैसे मशीन्स आगे आती गई, ह्यूमंस का जो एफर्ट शुरू से इतना ज़्यादा लगता था अब वो धीरे से कम होने लग गया. People began to use many more goods that were produced in factories at cheap rates. Secondary sector gradually became the most important in total production and employment. क्योंकि यहाँ पर primary was the first one, तो obviously secondary उसके बाद ही है. जब सेकेंडरी उसके बाद है तो यहाँ पे दो चीज़ों का जनरेशन हुआ. पहला तो टोटल प्रोडक्शन जो होता था वो उससे डबल होने लग गया बिकॉज मशीन्स ने अब ह्यूमन के हैंड्स ले लिए थे. ठीक है, और दूसरा क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ. जो मशीन से उसको चलाने के लिए भी तो ह्यूमन नीड्स ही चाहिए. तो जहाँ पर ह्यूमन अपने एफर्ट्स इन सारी चीज़ों में लगाते थे लाइक प्लगिंग, डगिंग, हार्वेस्टिंग और कल्टिवेटिंग, तो यहाँ पर उनका हाथ अब मशीन्स के थ्रू लगने लग गया. ठीक है,
Hence over time a shift had taken place. This means that the importance of these sectors has changed. धीरे से जब यहाँ पर changes आए through modernization or through technological wise also you can say, so here what the things happened, sectors की emergence भी बढ़ गई. प्राइमरी जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा करता था, तो आज भी है, लेकिन उसके साथ साथ और अदर सेक्टर्स भी ग्रो कर गए. दैट्स वाई इन दिस प्रीवियसली ओनली, या मैंने स्टार्टिंग में ही क्या बोला कि ये जो सेक्टर्स हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है. एक सही चलेगा तो सारे सही चलेंगे, एक खराब होगा तो सारे खराब हो जाएंगे. In the past 100 years, there had been a future shift from secondary to tertiary sector in developed countries. The service sector has become the most important in terms of total production. जो service sector है उसको अगर हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा important sector आज की डेट में है. The thing through which we are communicating also, though you are not present here, still you can easily get the things whatever I am a particular person at teaching, तो ये हमारे services का ही result है. ठीक है, so that's why अगर इस example के through अगर हम देखें तो यहाँ पे जो service sector है वो सबसे ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ रहा है. Most of the working people are also employed in the services sector. This is the general pattern observed in developed countries. जो एक normally developed country, R is what? The developing one. It is going towards the developed nation, but actually it is the developing one. So here जो इस criteria को अगर हम देखेंगे तो ये आज की डेट में जो developed country है उस criteria के हिसाब से यहाँ पर ये काम चलते हैं. Rising importance of the tertiary sector in production. First, पहली चीज अगर हम देखें, कोई भी कंट्री की बात करें, several services such as hospitals, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हेल्थ केयर हो गई, या किसी भी तरीके की पुलिस स्टेशंस भी हो गए, किसी तरीके का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी हो गया, ये सारी चीज़ें जो भी हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, लाइक योर बैंक्स, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस, कंपनीज एक्सेट्रा, हर चीज़ की आज की डेट में क्या है? रिक्वायरमेंट है ही. क्यों है रिक्वायरमेंट? क्योंकि विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजी, अगेन आई विल से, एंशिएंट टाइम्स में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस नहीं रखती थी, लेकिन व्हेन द सिनेरियो चेंज्ड, आज हम 100 साल पहले अगर वो चीज़ें देखेंगे और हम आज को अपने कंपेयर करेंगे, देयर इज द ह्यूज डिफरेंस. ह्यूज मीन्स ह्यूज डिफरेंस. क्यों? क्योंकि आज जो है ये सर्विस सेक्टर्स इतने ज़्यादा एक्सपैंड हो चुके हैं कि आज की डेट में अगर हमारे पास, हम फ़ोन की बात करें, ठीक है, अगर हम सेल फ़ोन की बात करते हैं तो सेल फ़ोन में अगर हमारे पास रिचार्ज नहीं है, ठीक है, अगर हमारे पास रिचार्ज नहीं है तो क्या हम वो सर्विसेज देख पाएंगे? चाहे हम कुछ भी देख रहे हैं, चाहे हम कोई वीडियोस देख रहे हैं, लेक्चर्स देख रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, तो व्हेन द रिचार्ज इज नॉट देयर, तो क्या हमारी वो सर्विसेज इफेक्टेड नहीं होंगी? ठीक है, वाईफाई है, वाईफाई भी नहीं है, लेकिन कहीं है कहीं नहीं है, तो इसका केस तो ये हो गया. तो अगर ये सर्विसेज हमारे पास नहीं दी होती, लाइक द कंपनीज हु वुड हैव नॉट गिवन अस दिस काइंड ऑफ सर्विसेज द वे व्हाट वी आर यूजिंग इट टुडे, तो क्या ये चीज़ें पॉसिबल होती जो आज हम इतना घर में बैठ के हर एक चीज़ को देख सकते हैं और कर सकते हैं उस चीज़ को देख के. इंफॉर्मेशन के थ्रू वी कैन डू ईच एंड एवरी सिंगल थिंग व्हाट एवर वी फील लाइक डूइंग. सो ये जो सेक्टर है इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है. ऑब्वियसली दिस कैन बी कंसिडर्ड एज दे आर बेसिक सर्विस. तो जो भी सर्विसेज, ये सारी चीज़ें हैं, लाइक योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स हो गई, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, टेलीविजन सेट्स हो गए, या हमारी कोई भी एंटरटेनमेंट की थिंग हो गई, वी वांट टू रोम हेयर एंड देयर, वी वांट टू सी सम काइंड ऑफ थिंग, तो ये सारी चीज़ें अगर हमें सर्विसेज प्रोवाइडेड नहीं होती तो वॉज द कंडीशन ऑफ आस इन टूडेज लाइफ. वही चीज़ होती जो 100 ईयर्स पहले लोगों की थी, क्योंकि उनकी जो डिपेंडेंसी थी वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में थी. लेकिन जहाँ टर्शरी सेक्टर का एकदम से चेंजेस आए, through services we have got so many things like what we have not imagined also.
तो ये हमारी चीज़, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करता गया। जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स है अकॉर्डिंगली हम वो सर्विसेज लेते गए। तो यहाँ पे इन सर्विसेज को आज की डेट में क्या बोला जाता है, एज द बेसिक सर्विस। In a developing country, the government has to take responsibility for the provision of these services. ठीक है। Second, the development of agriculture and industry leads to the development of services such as transport, trade, shortage. As greater the development of the primary and secondary sectors, more would be the demand for such services. अब यहाँ पर इंटरडिपेंडेंसी की वापस से बात आ जाती है। सर्विसेज सेक्टर्स हैं, इमर्ज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है उनके थ्रू ही टर्शियरी सेक्टर डेवलप हो रहे हैं। अगर प्राइमरी सेक्टर और बढ़ता जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर और बढ़ता जाएगा, तो टर्शियरी सेक्टर जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लाइक दी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, अपने तरीके से लोग उसे यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, किस तरीके का डेवलपमेंट है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में, वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट किस पे भी जाएगा, दी टर्शियरी वन पे भी। थर्ड, एज इनकम लेवल राइज, अब यहाँ पे जैसे जैसे जिस पर्टिकुलर सेक्टर में इनकम राइज होती है अकॉर्डिंगली लोग भी उसके हिसाब से काम करते हैं। सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग many more services like eating out, tourism, shopping, private hospitals, private schools. जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे ही पर्टिकुलर पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है कैसा है, बढ़ा है, इनकम बढ़ी है, तो दे विल बी स्टार्ट रोमिंग आउट, दे विल बी स्टार्ट ईटिंग आउट, दे विल बी गो फॉर शॉपिंग ऑल्सो, दे विल बी गो रोम अराउंड ऑल्सो, ट्रैवलिंग, शॉपिंग और हर तरीके की चीज़ें दैट पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू डू। ऑन द अदर हैंड, वहीं पे जो इनकम कम रहेगी तो हर पर्सन के जो हाथ होंगे वो बंधे होंगे, दे विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, भले ही दे वांट टू डू समथिंग स्पेशल और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली ये सारी चीज़ें कहाँ देखी जाती हैं, स्पेशली इन द बिग सिटीज़ एंड टाउन्स, जहाँ पर लोगों का जो इनकम लेवल है वो राइज होता है एंड अकॉर्डिंगली दे सेट देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज वेल। ठीक है। Fourth, over the past decade or so, certain new services such as those based on information and communication technology have become important and essential. आज की डेट में जो सर्विस सेक्टर के अकॉर्डिंगली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर हैज़ डेवलप्ड अ लॉट। मीन्स अगर हम दिल्ली गुड़गांव साइड जाएं, मेनली दी गुड़गांव जो हरियाणा में है वहाँ साइड जाएं, तो इफ़ यू विल बी एबल टू सी दैट प्लेस, तुम भूल जाओगे कि ऑल अदर पार्ट्स ऑफ, एक्चुअली इट इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया। अगर हम देखेंगे ऐसे ही बैंगलोर में जो सिलिकॉन सिटीज़ वगैरह बनाई गई हैं वहाँ पर भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ जो बड़ी बड़ी MNCs हैं, दिल्ली, गुड़गांव हो गया, पुणे हो गया, बैंगलोर हो गया, दीज सेंटर्स हैव बीन दी यू कैन से हेड ऑफिसेस ऑफ मेजर MNCs कंपनी। तो यहाँ पर दिस कैटेगराइजेशन ऑफ सर्विसेज हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड as well as an essential part of our day-to-day's life also. The production of these services has been rising rapidly. तो ये जो सर्विसेज हैं वो धीरे धीरे इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई या जो भी हो गई, इसकी वजह से जो रेजिंग है इनकी वो इतनी ज़्यादा है कि इकोनॉमिकली द कंट्री इज़ ग्रोइंग ओनली। अगर हम देखें हर सेक्टर्स का ग्राफ, तो यहाँ पर 71 का अगर हम ग्राफ देखें 1970 टू 71 का, तो हेयर यहाँ पे जो पर्पल है दैट इज आर टर्शियरी, येलो इज दी सेकेंडरी एंड ग्रीन इज दी प्राइमरी। तो 70-71 में देखें तो मोर देन 42 और यू कैन से 40% से ज़्यादा जो डिपेंडेंसी थी वो किसकी होती थी, प्राइमरी की, फिर सेकेंडरी की, एंड अराउंड 40 और यू कैन से यस 30-35% was your tertiary sector and I am talking about the year 1970 to 71। वहीं जब हम 2010 और 11 की बात कर रहे हैं तो more than 60% of the thing was considered essential और tertiary sector बढ़ता गया। प्राइमरी सेक्टर में थोड़ी सी कमी आई और मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा आई क्योंकि इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेट होने लग गई हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो दिस इज द ग्राफ सेक्टर्स ऑफ दी, जहाँ पर हमारी जीडीपी परसेंटेज में देखी गई कि थ्रू टर्शियरी सेक्टर हमारी जीडीपी कितनी रेज हुई है इन 2010 एंड 11।
नेक्स्ट अब हम दूसरे ग्राफ को अगर देखते हैं तो ब्लू इज द प्राइमरी, रेड इज द सेकेंडरी एंड ग्रीन इज द टर्शियरी। तो ये 73-74 का हम देख रहे हैं, तो उस टाइम पे मोर देन 50% अगेन इज योर टर्शियरी। वहीं 2013 एंड 14 की बात करें तो मोर देन 60% अगेन यहाँ पे अराउंड 70% इज योर टर्शियरी एक्टिविटी जिसने पूरा कॉन्स्टिट्यूट करके रखा है। रेस्ट इज योर सेकेंडरी एंड द प्राइमरी वन। सेकेंडरी सेक्टर भी करता गया क्योंकि यहाँ पर मेनली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चीज़ें दैट मीन्स योर कंस्ट्रक्शन ऑल्सो कम्स अंडर हेयर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, स्मॉल स्केल हो, लार्ज स्केल हो, ये सारी चीज़ें भी इसके अंडर ही आती हैं। सो हेयर अगेन जो सेकेंड ग्राफ है 2013-14 का, उसमें भी जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है उसने अराउंड 70% ऑफ दी पूरी की पूरी अगर हम इकोनॉमी में देखें तो कंस्टिट्यूट करके रखा है। A remarkable fact about India is that while there has been change in the share of the three sectors in GDP, a similar shift has not taken place in employment. अब हम एम्प्लॉयमेंट के तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर अ सिमिलर शिफ्ट हैज नॉट टेकन प्लेस। ठीक है, बहुत ही बड़ा फेस के हिसाब से यहाँ पर काम हुआ है। Graph 3 shows the share of employment in the three sectors in 1977 to 78. The primary sector continues to be the largest employer now. अब हम ये ग्राफ 3 को देख रहे हैं। अगर 2017 और 18 की बात करें तो हेयर दिस अगेन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ये हम एम्प्लॉयमेंट की तरफ से बात कर रहे हैं। 1977-78 में जो प्राइमरी सेक्टर हुआ करता था एम्प्लॉयमेंट की तरफ से, वो मोर देन 70% ऑफ द पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट करके रखता था इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। रेस्ट द टू सेक्टर्स was not giving any kind of employment opportunities over here. On the other hand, अब हम 17-18 की बात करें, अगेन प्राइमरी सेक्टर जो है अभी भी वो 40-50% तक अभी भी आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देता है। रेस्ट द टू सेक्टर्स आर इक्वली डिवाइडेड कि यहाँ पर है भी एम्प्लॉयमेंट, नहीं भी है, बट स्टिल जो ये रेजिंग हुई है, जो ये डिक्लाइनेशन हुआ है वो भी ज़्यादा नहीं हुआ है, हद तक चल ही रहा है और आज की डेट में भी चल रहा है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पर क्या देखा है हमने कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हमने देखा था एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के हिसाब से किस तरीके से सेक्टर्स डिवाइडेड है, तो यहाँ पे अगेन जो प्राइमरी सेक्टर है उसने अभी भी अपनी पकड़ बना के रखी है। एज अ रिजल्ट मोर देन, अगर हम प्रोडक्शन वाइज देख रहे हैं तो नो डाउट सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर हैज डन अ लॉट, मीन्स अ लॉट ऑफ चेंजेस हैज ऑकर्ड। लेकिन अगर हम एम्प्लॉयमेंट वाइज देख रहे हैं तो यहाँ पर वो चेंजेस इतने ज़्यादा नहीं हुए हैं। The primary sector which has always taken the path, or you can say always taken on the, always was on the same position, on the first position in terms of employment, वो आज की डेट में भी उतना ही एम्प्लॉयमेंट देती है। दो जो डिक्लाइनेशन है वो हार्डली 10 to 15% हुआ होगा, नॉट मोर देन दैट। जो 70 से राइट अबाउट यू कैन से 50-55% तक अभी भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट जो करता है वो प्राइमरी सेक्टर ही करता है। लेकिन प्रोडक्शन वाइज बात करी जाए तो सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर कम्स अगेन ऑन द फर्स्ट पोजीशन। इन अदर वर्ड्स, वर्कर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। ठीक है, तो यहाँ पर लोग क्या है, अंडर एम्प्लॉयड है। ठीक, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो क्राइटेरिया सेट किए जाते हैं वो डिफरेंट किए जाते हैं। दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर्स। For example, there are thousands of casual workers in the service sector in urban areas who search for daily employment. तो जितने भी कैजुअल वर्कर्स हैं जो यहाँ वहाँ हम देखते हैं कि रोज़ काम की तलाश में निकलते हैं अर्बन एरियाज़ में, लेकिन उन ज़रूरी नहीं है कि अगर वो 10 के 10 निकले हैं, इन टर्म्स अगर हम नंबर्स की बात करें तो अगर वो 10 के 10 निकले हैं तो उन 10 को उस दिन जॉब मिलेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है किसी 5 को ही मिले, 6 को ही मिले, या कभी कभी सारों को मिले, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी किसी को भी ना मिले। तो ये क्या होती है, ये केस हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट की तरफ हमें लेके जाता है।
They are employed as painters, plumbers, repair persons and others doing odd jobs. अब रोज किसी को रिपेयरिंग की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, रोज किसी को प्लम्बर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रोज किसी को भी टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो इसकी वजह से इनकी जो जॉब्स हैं वो इफेक्ट होती हैं और ये अफेक्ट हो रहे हैं तो इनकी फैमिली भी अफेक्टेड होगी ही होगी. Many of them don't find work every day. Similarly, we see other people of the service sector on the street pushing a cart or selling something where they may spend the whole day but earn very little. अब यही जो नॉर्मल वेंडर्स की बात होती है जो यहाँ वहाँ ठेले लगा के जो घूमते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनकी जो अर्निंग है उनके हिसाब से ही हो सकता है कभी बिल्कुल भी ना हो जब वो घूम रहे हैं, हो सकता है कभी बहुत ज़्यादा हो जाए. तो जो डिपेंडेंसी है वो क्या है, श्योरिटी नहीं देती कि रोज़ हमें इतनी ही अर्निंग होगी ही होगी. They are doing this work because they do not have better opportunities. Obviously, they are doing not for the sake of ourselves कि उनको मज़ा आ रहा है ये सारी चीज़ें करने में, नहीं. They are just doing this for their living purpose. कि यहाँ पर उनको ये काम करने के बाद भी enough जो बोलते हैं enough money they are not at all getting. And if they are not getting enough money, so their family is also affecting a lot. ठीक है. अब यहाँ पर किस तरीके से हम जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्रिएट कर सकते हैं, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. पहली चीज़ तो क्या हो सकती है, वी शुड इम्प्रूव आवर एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर को गवर्नमेंट को इस तरीके से इम्प्रूव करना चाहिए कि हर कोई आज की डेट में अंडर एम्प्लॉयड नहीं रहे या दूसरी चीज़ अनएम्प्लॉयड भी ना रहे. द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक्स कैन प्रोवाइड अ लोन to construct well or other irrigation facilities to irrigate the land. अब यहाँ पर गवर्नमेंट ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकती है, प्लस ऐसे बैंक्स जो हैं वो मनी प्रोवाइड कर सकते हैं सो दैट जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं उनको काफ़ी हद तक चेंज किया जा सके. A dam can be constructed or canals can be dug to irrigate many farms. अब यहाँ पर डैम्स बनाए जा सकते हैं, हमको लगता है कि यहाँ पर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ है तो इसकी वजह से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा क्योंकि यहाँ पर डैम्स कंस्ट्रक्ट होंगे तो लोगों को क्या मिलेगा, काम मिलेगा. दिस कुड लीड टू अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इटसेल्फ, रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, डैम्स बना दो, डक्स करना स्टार्ट कर दो, फार्मिंग एक्टिविटीज़ को इतना अच्छा कर दो कि जो लोग अंडर एम्प्लॉयड है सबसे पहले तो उनको काम मिले सो दैट उनकी जो अर्निंग है वो अकॉर्डिंगली होने लग जाए. और फिर गवर्नमेंट को धीरे धीरे ऐसे बहुत से स्टेप्स यूज़ करने चाहिए सो दैट दिस काइंड ऑफ पीपल शुड ऑलवेज गेट द जॉब इन देयर हैंड. Next is your transportation. If the government invests some money in transportation and shortage of crops or makes better rural roads so that mini trucks reach everywhere. अब यहाँ पे आज की डेट में भी हर जगह रोड है, no doubt India is on the developing notion. नॉट बट यहाँ पर ऐसी आज भी जगह हैं जहाँ पर रोड्स नहीं बनी हैं. तो गवर्नमेंट शुड डू व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, यहाँ पर गवर्नमेंट को इस तरीके से अपनी चीज़ें करनी चाहिए कि छोटी छोटी जो मिनी ट्रक्स हैं जो इजीली एक जगह से दूसरी जगह या एक गांव से दूसरी जगह जाने में उनको बहुत हार्ड लगता है, रोड्स के कंस्ट्रक्शंस के थ्रू यहाँ पर वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उस पर्टिकुलर एरिया की भी इम्प्रूव हो जाएगी. दिस एक्टिविटी कैन प्रोवाइड productive employment to not just farmers but also to others such as those in services like transport or trade. जो ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि सिर्फ रोड की वजह से हमारे काम अटके हुए होते हैं तो अगर उस पर्टिकुलर एरिया में रोड्स बन जाएगी तो पीपल विल बी फाइंडिंग ईजीली टू ट्रांसपोर्ट देयर गुड्स और टू ट्रेड देयर थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन अ ईजी मैनर. थर्ड कम्स योर क्रेडिट फैसिलिटीज़. अब क्रेडिट फैसिलिटीज़ यहाँ पे गवर्नमेंट को ऐसी ऐसी स्कीम्स निकालनी चाहिए और निकाली भी हुई हैं, ऐसी बात नहीं है, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं जो क्या होता है कभी कभी किसकी शिकार हो जाते हैं जब फसल उनकी अच्छी नहीं उगती, तो ऐसी क्रेडिट फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करनी चाहिए सो दैट अगर उनका एक फसल नहीं उगा है तो वो दूसरे फसल से पैसे लेके अपने काम कर सकते हैं. द लोकल बैंक शुड प्रोवाइड क्रेडिट एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट. Farmers will be able to buy seeds, fertilizers, agriculture equipments, etc. in time and cultivate their land. We need to provide cheap agriculture credit to the farmers to improve the farming. तो इस तरीके से क्रेडिट फैसिलिटीज़ के थ्रू उनके फार्मिंग मेथड्स भी इम्प्रूव हो सकते हैं.
नेक्स्ट कम्स योर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। नई नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज निकालनी चाहिए गवर्नमेंट को। लाइक वही बात हो गई, रोड्स बन रही है तो वहाँ पर काम हो जाएगा, रोड्स बन गई तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ इंप्रूव होगी, ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ इंप्रूव होगी, क्रेडिट फैसिलिटीज़ के थ्रू लोग अपने ट्रांसपोर्टेशन खरीद सकते हैं और अपने तरीके से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। प्रमोट कर सकते हैं लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज where a large number of people may be employed। ऐसी जगह पर हम इंडस्ट्रीज को लोकेट कर सकते हैं जहां वहां के आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मिलेगा इजीली। This will provide employment in industries located in semi-rural areas and not necessarily in large urban centers। जहाँ large urban centers में आज हर जगह हमको फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं, तो ये फैक्ट्रीज हमें ऐसी जगह पे भी लगानी चाहिए जहाँ पे लोग अंडर एम्प्लॉयड है या एम्प्लॉयड ही नहीं है। तो उस जगह पे अगर हम इंडस्ट्रीज को लोकेट करेंगे तो वहाँ के पर्टिकुलर एरिया में भी क्या होगा, जनरेशन होगा और वो लोग भी उस तरीके से काम कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अदर न्यू सर्विसेज कौन कौन सी हो सकती हैं? टूरिज्म हो गया या रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री हो गई, और न्यू सर्विसेज लाइक IT रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। टूरिज्म सेक्टर आज के डेट में इतना ज़्यादा वास्ट चल रहा है कि हर कोई जो फॉरेनर्स अगर यहाँ पर आ रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली द फॉरेनर्स, आई कैन से द इंडियंस ऑल्सो विच दे फील लाइक गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो एरियाज हैं वो इतने ज़्यादा यहाँ पे डेवलप्ड हो चुके हैं कि टूरिज्म सेक्टर बहुत ज़्यादा वास्ट हो जा रहा है। Study by the Planning Commission says that if tourism as a sector is improved every year, we can give additional employment to more than 35 lakhs people। टूरिज्म इंडस्ट्री अगर धीरे धीरे एज अ इम्प्रूव हो गया तो आने वाले समय में मोर देन 35 lakhs people in the country will be employed particularly in this sector only। इतना ज़्यादा इसका क्रिएशन हो रहा है, क्रेज चल रहा है, हर कोई हर जगह जाना पसंद करता है। नॉट एग्जैक्टली द फॉरेनर्स जो बाहर से इंडिया में आते हैं तो हमारा क्या बढ़ाते हैं, एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, हर चीज़ें बढ़ रही हैं। वहाँ पर जो लोकल इंडियंस हैं वो खुद भी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस जाना पसंद करते हैं, सेल्फ इन इंडिया ओनली। नाउ व्हाट इज नेरगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस एक्ट के थ्रू, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम निकाली थी इन द रूरल एरियाज वेयर द गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडिंग द जॉब इन द अश्योरेंस ऑफ 100 days। 100 days के अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा, और अगर यहाँ पर ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं दिया गया इन 100 days में तो उनको रोज के वेजेस दिए जाएंगे। दिस वॉज द एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट इन द ईयर 2005, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट 2005। जहाँ ये गारंटी वर्ड है दैट मीन्स गारंटीड जॉब यू आर गोइंग टू गेट। ठीक है। Under NERGA, all those who are able to and are in need of work have been given guaranteed 100 days of employment in a year by the government. If the government fails to do his duty, duty to provide employment, it will give unemployment allowances to the people, the type of work that would help to increase the production from land in future and will be given preference under the act। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग काम होंगे कि 100 days में गारंटीड जॉब यू आर गोइंग टू गेट इन द रूरल एरियाज, द पर्सन हु आर अनएम्प्लॉयड। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमने बात करी थी किस तरीके से डिवाइडेड है। तो पहला है हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा है हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड मतलब यहाँ पर हम प्रॉपर इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज की बात करेंगे जो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में वर्क करती है, जहाँ लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन वाला फंडा चलता है कि पर्टिकुलर लैंड रहेगा, इतने लेबर्स रहेंगे, इतनी फिक्स्ड उनके वेजेस रहेंगे, इतने उनके फिक्स्ड टाइमिंग्स रहेंगे। तो ये सब किस में आता है, एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। Those places of work where the terms of employment are regular and people have assured work। मतलब ये इंडस्ट्री सेट है, ये इंडस्ट्री अगर 10, 12, 15, 20 साल जब तक भी चलेगी, पर्टिकुलर अश्योरिटी रहेगी इस पर्टिकुलर वर्कर को, उसके रेगुलर टाइमिंग्स रहेंगे, वेजेस रहेंगे, उसके काम करने में ये उस पर्टिकुलर जो भी उसको काम है वो कराया जाएगा। ऑन द अदर हैंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा होता है, जहाँ स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स ऑफ वर्क विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता
है, छोटे छोटे स्मॉल स्कैटर्ड लैंड्स होते हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी होती हैं जो अनऑर्गेनाइज तरीके से काम करती है। आज कोई लेबर है, कल नहीं आएगा, परसों कोई और आ जाएगा। तो यहाँ पे रोजाना वेजेस के हिसाब से काम होता है और यहाँ पे प्रॉपरली गवर्नमेंट की अथॉरिटी भी रहती है, गवर्नमेंट ओन्ड भी रहते हैं कोई भी चीज़ें, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर काम होते हैं। If we see the difference between the organized and unorganized sector, तो organized sector comprises enterprises where the term of employment is regular and the job is assured. पहले हम organized sector की बात करते हैं। Companies are registered, जो companies होती हैं वो registered होती हैं by the government and have to follow rules and regulations. Employees in the organized sector have fixed working hours, ठीक है, and they are paid if they work overtime. तो ओवरटाइम पहला तो उनका जो फिक्स है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पर वो ओवरटाइम भी वर्क कर रहे हैं तो उसको अलग से पैसे मिलते हैं। Employees in the organization gets social security benefits such as pension, provident fund, paid leave, sick leave, etc. क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में वर्क कर रहा है। जब हम एब्सेंट होते हैं स्कूल में भी तो हम प्रॉपर लीव एप्लीकेशन देते हैं, दैट फॉर दिस रीजन आई विल नॉट बी एबल टू कम फॉर 2 days 3 days और एक्सेट्रा। तो ऐसे ही ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क कर रही है ना प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में। हमारी अटेंडेंस ली जाती है, हमारी ड्रेसिंग सेंस देखा जाता है किस तरीके से वी हैव ड्रेस्ड अप अकॉर्डिंगली, जो हमको मेंशन किया गया है वो है कि नहीं। हम 8 से 2 स्कूल जाते हैं, लंच हमारा फिक्स टाइम पे होता है, अगर 11 है तो 11 ही रहेगा, छुट्टी 2 बजे है तो 2 बजे ही होगी। आफ्टर दैट यहाँ पर क्या है, टीचर्स अटेंडेंस लेगी, हर लेक्चर के हिसाब से हमारी क्लासेस होंगी और इतने इतने पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव टाइम ऑफ इंटरवल्स में हमारे क्लासेस के हमारे पीरियड्स चेंज होते हैं। वैसा ये क्या है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर जो स्कूल है हमारा। वहीं एक अगर हम फैक्ट्री की बात करें तो सेम गोज विद दिस ऑल्सो, प्रॉपर अश्योरेंस है जॉब की, प्लस यहाँ पर गवर्नमेंट भी है, रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के थ्रू अगर रजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि अगर उसको लगेगा यहाँ काम सही से नहीं हो रहा है तो वो उस फैक्ट्री को बंद करा देंगे। फिर फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं और अगर लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं तो यहाँ पे उनको क्या दिया जाएगा, एक्स्ट्रा अलाउंसेस दिया जाएगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर है तो यहाँ पर जो भी वर्कर है पेंशन भी मिलती है, प्रोविडेंट फंड भी मिलता है, लीव सिक लीव भी मिलेगी, कैजुअल लीव भी मिलेगी, सब मिलेगी। वर्कर्स इन दी ऑर्गेनाइज्ड आर पेड एज फॉर दी फिक्स्ड सैलरी, तो यहाँ सैलरी भी उनकी फिक्स होगी और पर्टिकुलर डेट में उनकी सैलरी आएगी। अब हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं। कंप्राइजेस ऑफ स्मॉल यूनिट्स, जहां पर जॉब्स जो है वो रेगुलर नहीं है एंड हेंस जो जॉब भी है वो अश्योर्ड नहीं रहेगा। फिर कंपनीज आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ क्या था, गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, यहाँ गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। दे हैव रूल्स एंड रेगुलेशन, बट यहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो वहाँ पर फॉलो नहीं किए जाते। वर्कर्स इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर पेड लो वेजेस, ऑब्वियसली लो वेजेस है क्योंकि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो यहाँ पर कोई प्रोविजन भी नहीं दिया जाता, ओवर टाइम करोगे तब भी कुछ नहीं, नहीं करोगे तब भी कुछ नहीं, कोई कैजुअल लीव नहीं, कोई कुछ नहीं। वर्कर्स इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर डू नॉट गेट बेनिफिट्स सच एज पेंशन, प्रोविडेंट फंड, कैजुअल लीव, सिक लीव एक्सेट्रा, यहाँ पर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। फिर यहाँ पर उनकी जो फिक्स सैलरी कुछ भी नहीं होती, रो सैलरी होती है, कहीं कुछ होती है कहीं कुछ होती है। सो दिस इज द डिवीजन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड एंड द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब यहाँ पर जो वर्कर्स हैं, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें वर्कर्स को किस तरीके से रखें। अब जरूरी नहीं है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है तो हर वर्कर ही अकॉर्डिंगली होगा, हो सकता है हर वर्कर यहाँ पर टाइम पे आता हो, टाइम पे जाता हो, फिक्स सैलरी के लिए भी वो हो, बट उसको प्रॉपर प्लेस नहीं है। तो पहली चीज जो डिपेंडेंसी होती है वो होती है वेजेस की। इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू बोथ मेल एंड फीमेल। यहाँ पर कोई भी वर्कर हो, मेल के लिए अलग क्राइटेरिया होता है और फीमेल के लिए अलग क्राइटेरिया होता है, तो यहाँ पर जो वेजेस है वो फिक्स होने चाहिए, क्योंकि वुमेन ऑन दी अदर हैंड इज ऑल्सो डूइंग द सेम वर्क द मेन इज डूइंग। सो हियर जो वेजेस का डिफरेंसेस चलता है बिटवीन द मेल एंड द फीमेल वो हटा देना चाहिए।
There should be increment as well as dearness allowance which is known as the DA twice in a year as it is paid by the government. तो गवर्नमेंट ये पे कर रही है लेकिन वो कंपनी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो यहाँ पर मेल और फीमेल को भी इक्वल वेजेस मिलने चाहिए, प्लस उनको डियरनेस अलाउंस मिलना चाहिए जो साल में 2 बार मिलना चाहिए, क्योंकि वो पे नहीं कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट पे कर रही है उन लोगों के लिए। सेकेंड होती है सेफ्टी। Their workers should be given safety in their employment as well as their body and their mind. Generally, no worker should be asked to leave his job, and if he asked to do so, enough compensation should be provided to him or her. वैसे तो जो भी वर्कर काम कर रहा है उसको ये अथॉरिटी नहीं होती है एम्प्लॉयर को कि वो उस वर्कर को निकाले, लेकिन इफ़ इन केस उसको वो मिस्टीवियस बिहेवियर है या कुछ भी है या छुट्टियां हैं या जो भी कर रहा है, तो यहाँ पर अगर वो इस तरीके से काम कर रहा है तो ऑन दी अदर हैंड अगर हम उसे निकाल भी रहे हैं तो इन रिटर्न वो 1 महीने का जो सैलरी उसकी होती है वो उसको देनी चाहिए एज दी कंपनसेशन, जिसकी वजह से जो वो 1 महीने हैं वो उसके खराब नहीं जाएंगे और वो दूसरी नौकरी के लिए तलाश करने के लिए काम करेगा। थर्ड वन इज योर हेल्थ। वर्कर शुड बी गिवन फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज। हर वर्कर को फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज देनी चाहिए, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो मेडिकल चेकअप ही क्यों ना हो या अगर कोई फीवर है या कुछ है तो प्रॉपर मेडिकेशन देनी चाहिए, क्योंकि अगर वर्कर है तो उसके वेजेस भी लो होंगे, वेजेस लो होंगे तो यहाँ पर ही इज़ नॉट गेटिंग इनफ मनी टू टेक हिमसेल्फ टू द हॉस्पिटल ऑल्सो बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी बाउंडेड विद अदर थिंग्स। सो हेयर यहाँ पर एम्प्लॉयर या उस कंपनी का काम होना चाहिए कि प्रॉपर हेल्थ चेकअप्स हो, मेडिकल चेकअप्स होते रहे उनके वर्कर्स के, कि जिसकी वजह से जो भी परेशानी है तो प्रॉपर कॉम्पनसेशन के थ्रू हेयर द वर्कर एंड द इंडस्ट्री ऑल्सो विल बी वर्किंग इफिशिएंटली। ठीक है। In the urban areas, unorganized sector comprises mainly of workers in the small scale industries, casual workers in construction, trade and transport, etc. The workers who work as street vendors, head load workers, garment makers, rack pickers, etc. to small scale industry also need government support for procuring raw material and marketing of output. तो मेनली अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं कंपनी के, चाहे वो वर्कर्स हैं किसी भी फैक्ट्री के या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के या कोई भी कैजुअल वर्कर हो या लोकल वेंडर हो या स्ट्रीट वेंडर हो, कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाला हो, रैक पिकर हो, कोई भी हो, यहाँ पर गवर्नमेंट के पास फुल अथॉरिटी होती है हर चीज़ को देखने की। तो मेनली इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है तो लोगों का वेजेस भी कम है, वेजेस कम है तो लोग उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं कर पाते। The casual workers in both rural and urban areas need to be protected because चाहे वो wages के टाइप पे ही क्यों ना उनके wages बढ़ाने चाहिए so that it will be beneficial for their family and maids also। ठीक है। अब जो तीसरा सेक्टर हमारा था अब वो क्या था, इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप में इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द पब्लिक एंड द प्राइवेट। पब्लिक सेक्टर यू नो इट वेरी वेल कि वो पूरा का पूरा पब्लिकली होता है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम फर्स्ट पब्लिक सेक्टर की बात करें तो प्रोवाइड्स पब्लिक गुड्स नॉट अफेक्टेड बाय रिसेशन, क्योंकि यहाँ पर कौन काम कर रहा है, दी गवर्नमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे ये रिसेशन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट जॉब्स टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट जॉब्स भी प्रोवाइड करती है, हेल्प्स रिड्यूस इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। तो ये तो बात हो गई हमारी पब्लिक सेक्टर की। प्राइवेट दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी हैंडल्ड बाय द प्राइवेट पीपल्स। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, इंडिविजुअल्स हो गए, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, उनका इसमें हाथ होता है। प्रॉफिट इंसेंटिव टू बी एफिशिएंट, एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट जॉब्स वेयर नीडेड। एंटरप्रेन्योर्स जॉब्स जब ही क्रिएट करेंगे जब उनकी नीड होगी, अदरवाइज दे विल नॉट बी गोइंग टू क्रिएट एनीथिंग। जैसा काम चल रहा है वैसा ही उनका काम चलेगा। लेस ब्यूरोक्रेसी एंड स्कोप फॉर करप्शन। ठीक है। करप्शन के बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस होते हैं क्योंकि ये खुद के थ्रू ही काम हो रहे हैं, तो खुद ही इसको रिक्रूट कर रहे हैं। पब्लिक में क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट रिक्रूट कर रही थी। डजंट रिक्वायर टैक्सेस टू फंड। So this is the division of the public and the private. Public wholly dependent on the government and private wholly dependent on the individuals. ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन कितना है पब्लिक सेक्टर का इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, क्योंकि ये गवर्नमेंट ओन्ड है।
गवर्नमेंट ओन्ड है तो यहाँ पर हर चीज की जो कॉस्ट होगी वो भी कैसी होगी, रीजनेबल होगी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ही क्या है, रीजनेबल कॉस्ट। दैट मीन्स कोई भी कॉस्ट होगी किसी भी पर्टिकुलर गुड, सर्विसेज, प्रोडक्ट, किसी भी चीज की, तो यहाँ पे जो उसकी कॉस्ट होगी वो कैसी होगी, रीजनेबल या कम होगी। The public sector provides many essential things at quite a reasonable cost which the private sector cannot provide। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है तो इसके जो इफेक्ट्स होंगे वो भी कम होंगे। प्राइवेट सेक्टर क्या है, यहाँ पे पूरा का पूरा खुद का पैसा लगा रही है। जब वो खुद का पैसा लगा रही है तो वो उतनी कॉस्टिंग तो लेगा ही लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट कोई प्रोडक्ट बना रही है, सपोज ये पेन ही है, ये गवर्नमेंट ओन कंपनी से बन के आ रहा है, तो इन दी मार्केट इज गोइंग टू बी दी ऑफ 10 रुपीज। ऑन दी अदर हैंड सेम प्रोडक्ट इज देयर, लेकिन उसका जो मेड है वो कोई प्राइवेट कंपनी ने बनाया है, तो इसकी कॉस्टिंग विल बी दी डबल, दैट मीन्स ऑफ 20 रुपीज। वाई? बिकॉज यहाँ पर उसके 10 रुपीज तो जो लगे ही थे, प्लस वो अपना प्रॉफिट भी जनरेट करेगा, तो यहाँ पे द प्राइस गेट्स दी डबल। अब पब्लिक सेक्टर में बेनिफिट पब्लिक का क्या होता है, the public sector has the benefit of the people above everything because its purpose is not to earn money but to benefit the people at all cost। तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव क्या है, इंडिया की या किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी को जनरेट करना। और प्राइवेट सेक्टर का क्या मतलब मोटिव रहता है, टू अर्न द प्रॉफिट फॉर आवरसेल्फ, हम हमारे खुद के लिए यहाँ पर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। Benefit to the public, especially the public sector is mainly held by the government, which so often bears some of the cost for the benefit of the public, especially for the poor people। तो mainly ये जो poor peoples के लिए वो गवर्नमेंट ने ऐसी ऐसी स्कीम्स निकाली है, लाइक पावर्टी जनरेट, जो भी बिलो पावर्टी लाइन कार्ड्स निकाले हैं, जिसमें उनको जो ग्रेन्स है, वीट्स है, राइस है, शुगर है, ये सब एक ऐसे अमाउंट में मिलता है विच यू कैन नॉट इमेजिन, 5 रुपीज़ किलो, 10 रुपीज़ किलो, 15 रुपीज़ किलो, जिससे वो ईजिली अपनी फैमिली को क्या कर सकते हैं, अपनी लाइवलीहुड जी सकते हैं। People are given wheat, kerosene oil etc. at lower prices than buy from the market। और यहीं वो अगर मार्केट से बाय करेंगे तो उनके जस्ट दी प्राइस ट्रिपल होगी, डबल होगी, ट्रिपल होगी। लेकिन गवर्नमेंट में स्पेशली पुअर्स के लिए ऐसी स्कीम्स निकाली है जिसकी वजह से यहाँ पर वो इन चीज़ों का यूटिलाइजेशन एट द लोअर प्राइस कर सकते हैं। मेनली इट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, द पब्लिक सेक्टर मेनली। तो यहाँ पर क्या होता है, एग्जाम्पल्स जैसे रेलवेज हो गई, पोस्ट ऑफिस हो गए, स्टील प्लांट्स हो गए, ऑयल इंडिया हो गए, आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज। All public sector enterprises greatly contribute to the economic development of a nation। Again I will tell कि जो economic development पे main focus करता है वो क्या होता है, public sector। Private sector also does the same thing, but वो यहाँ पर mainly किसको develop करेगा, पहले अपने आप को, फिर वो country के बारे में उस तरीके से सोचेगा। So here this completes your chapter। Next lecture में हम नए chapter के साथ मिलते हैं। Thank you so much।